हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेस्ड एक क्वेश्चन नीट में आ जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक पर्टिकुलर चार्ज की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? एक चार्ज जो अपने सराउंडिंग्स में अपनी एक फील्ड बना ले, कि अपना एक दायरा बना ले, जहाँ पर उसका एक मतलब कि बोलते हैं कि मेरा इतना एरिया है जहाँ पर मेरी, जैसे डॉन बोल देते हैं कि यहाँ पर भाई ये हमारा एरिया, यहाँ पर हमारी ही चलेगी। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो जाता है कि एक चार्ज जो अपने सराउंडिंग्स में, अपने एक एरिया में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना ले। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट होता है। ठीक है ना? ये समझ में आ रहा है आपको? तो ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट होता है। क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज हम इसे जो क्यू नॉट है हम इसे मान सकते हैं कि जब हम इसको किसी और चार्ज की प्रेजेंस में लेकर जाएंगे तो इस पर फोर्स कहाँ क्या लगेगी। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर एक प्लस क्यू पड़ा है यहाँ पर, ठीक है ना, इसने अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर ली। जब हम प्लस क्यू नॉट मतलब टेस्ट चार्ज को इसके पास लेकर जाएंगे तो इन दोनों के बीच में फोर्स आ जाएगी। तो वो जहाँ अगर इसके बीच में डिस्टेंस आ रहा होगा तो इन दोनों के बीच में हम लोग फोर्स तो निकाल लेंगे, और फोर्स को जब हम टेस्ट चार्ज के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम और अच्छे से समझते हैं। तो ये सपोज कीजिए जो अपना बड़ा क्यू है वो मतलब कि एक लड़का है, ठीक है ना, जो थोड़ा हट्टा कट्टा है, ठीक है ना। और जो प्लस क्यू है छोटा, ये भी लड़का है लेकिन थोड़ा कमज़ोर है हट्टे कट्टे लड़के से। और ये जो माइनस क्यू है ये एक लड़की है, ठीक है ना। आप इसको माइनस वाले को ऐसे समझ लीजिए। अब देखिए, जो प्लस क्यू है, प्लस बड़ा क्यू है और प्लस छोटा क्यू है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो के क्यू वन मतलब कि जो बड़ा क्यू है, के टू मतलब कि छोटा क्यू अपॉन आर स्क्वायर इतनी होगी। अब हमने बताना है कि क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। क्यू मतलब कि उसके आसपास के सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अगर हमने क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो अपन का जो फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। अगर हमने छोटे क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स अपॉन क्यू नॉट होती है। ठीक है ना? क्यू नॉट यहाँ पर कोई भी टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज भले ही क्यू भी टेस्ट चार्ज हो सकता है, ये क्यू भी टेस्ट चार्ज हो सकता है, कोई भी चीज़ टेस्ट चार्ज की तरह बिहेव कर सकती है। अभी ये देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने देखना होता है कि दूसरे चार्ज पर फोर्स कहाँ लग रही है। ये जो क्यू है, जब ये प्लस क्यू के एरिया में आने की कोशिश करेगा तो हट्टा कट्टा लड़का थोड़े कमज़ोर लड़के को धकेल देगा ना, भाई मेरे एरिया में नहीं आना है, अपने एरिया में जा, ठीक है ना। वो धकेल देगा तो वो फोर्स किस तरफ लगा देगा? इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा देगा ना। और ये जो छोटा क्यू है जब, ठीक है ना, तो इस पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी यही डायरेक्शन होगी। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी यही होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रही है, हमने जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करना होता है उसके लेफ्ट या राइट पर कहीं पर भी प्लस चार्ज रखना होता है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते ही टेस्ट चार्ज से हैं, तो प्लस चार्ज क्यू नॉट चार्ज रखो, ठीक है ना, निकाल लो उस पर फोर्स कहाँ लगेगी। अगर तो प्लस के ऊपर चार्ज राइट हैंड साइड लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड क्यू नॉट पर जो फोर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड लग रही है तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट हैंड साइड होगी। हमने किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसके पास क्यू नॉट चार्ज रख दो, और क्यू नॉट चार्ज पर जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी तरफ अपनी किसकी डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और कई बार ये देखिए, यहाँ पर प्लस क्यू है, मैंने आपको बोला था कि ये लड़का है, और माइनस क्यू नॉट मैंने आपको बोला था इसे लड़की समझ लो। अभी ये जो क्यू चार्ज है ये फोर्स कहाँ लगाएगा?
ठीक है ना। ये फोर्स कहाँ लगाएगा, प्लस क्यू नोट पर, क्योंकि अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कैसे वेरी करेगी, वो बाहर की तरफ लगेगी ना। अगर जो अपना चार्ज है वो यहाँ पड़ा है राइट हैंड साइड पर क्यू प्लस क्यू पर, क्यों, क्योंकि प्लस क्यू है, ये यहाँ पर प्लस क्यू नोट इमेजिन कर लीजिए टेस्ट चार्ज, तो फोर्स इस तरफ लगाएगा। समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ लगी, लेकिन जो माइनस क्यू नोट है उस पर फोर्स तो इस तरफ लगेगी ना, ठीक है ना। अब वैसे भी जी समझ लीजिए, जो लड़का है वो लड़की को तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, और लड़के लड़के आपस में तो रिपेल ही करेंगे। लड़की लड़की आपस में रिपेल करेगी, लड़की लड़का आपस में अट्रैक्ट करेगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो ठीक है ना। इलेक्ट्रिक बेसिकली इतना समझने की ज़रूरत मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया कि फोर्सेस की डायरेक्शन कैसे देखनी है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई प्लस क्यू नॉट चार्ज पड़ा था। समझ में आ रहा है। जिसकी वजह से जो उस पर फोर्स थी वो इतनी लग रही थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आ गई। इतना आपको समझ में आ रहा है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अपने पास एक प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, एक माइनस क्यू चार्ज पड़ा है, तो इन पर फोर्सेस बताइए कैसे होंगी। देखिए, तो फोर्सेस प्लस क्यू पर तो राइट हैंड साइड मतलब कि एक्स एक्सिस की तरफ बनेगी, लेकिन माइनस क्यू चार्ज पर तो लेफ्ट मतलब कि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ बनेगी ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लगेगा। आपको ये बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर हम प्लस क्यू से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी। समझ में आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले राइट हैंड साइड लग रही थी, लेकिन अब जो माइनस क्यू पर जो फोर्स लगी वो लेफ्ट हैंड साइड लगेगी। अभी मेरे हिसाब से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ आ रहा है। तो अभी क्या है कि हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ डिफरेंट डायग्राम्स, मतलब कि स्फेयर की, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की, मतलब कि रिंग की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। पहले हम उसका थोड़ा सा एरिया ले लेते हैं, उससे देखते हैं कि कितनी फ्लक्स बाहर जा रही है। बहुत सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। तो आप चिंता मत कीजिए, नीट के पेपर में आपको किसी ने पूछना तो है नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकली कैसे, बस आपको सीधी सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए। आप उसका आंसर है वो उसमें भर देंगे क्वेश्चन में और आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखते हैं। समझ में आ रहा है। मतलब स्फीयर की देखेंगे, पॉइंट चार्जेस की देखेंगे, एक्स्ट्रा। तो ठीक है ना। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं पॉइंट चार्जेस की। तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यहाँ पर, जैसे प्लस क्यू है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगी ना, क्योंकि प्लस क्यू नॉट चार्ज तो कहीं पर भी मान लो, ठीक है ना, वो तो टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स होगी वो के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। तो क्यू नॉट के साथ तो हमने डिवाइड करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन क्यू नॉट होता है ना। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज होता है, तो के क्यू अपन आर स्क्वायर अपनी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और अगर अपन के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, और पूछा है कि एक पॉइंट पर बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, तो अपन को इसका वेक्टर सम करना पड़ेगा। क्योंकि जो फोर्स है वो वेक्टर है, ठीक है ना। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट तो मैग्नीट्यूड है, एफ वेक्टर है मतलब मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड के साथ मैग्नीट्यूड थोड़ा बहुत कट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैग्नीट्यूड भी बचेगा और अपनी डायरेक्शन तो बचेगी ही। अगर अपना मैग्नीट्यूड भी अपने पास, डायरेक्शन भी है, तो वो अपना वेक्टर हो जाता है। ये देखिए, तो यहाँ पर जैसे प्लस Q1 चार्ज है, तो यहाँ पर पॉइंट P है, तो यहाँ पर अपना प्लस क्यू नॉट चार्ज मान लो, क्योंकि हम प्लस क्यू नॉट चार्ज के हिसाब से ही देख रहे हैं ना कि फोर्स किस तरफ लगेगी। तो फोर्स इस तरफ लग रही है। समझ में आ रहा है। अगर फोर्स इस तरफ लग रही है तो अपन लोगों की जो इलेक्ट्रिक E1 होगी वो भी इस तरफ होगी। मान लीजिए यहाँ पर Q2 है, Q2 यहाँ पर फोर्स पॉइंट P पर फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लगा रहा है, तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस की तरफ है रहा है। तो यहाँ पर Q3 है, तो यहाँ पर पॉइंट P है, इन दोनों के बीच में फोर्स देख लो। तो फोर्स कहाँ से कैसे लग रही है, इस तरफ, इस डायरेक्शन में लग रही है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगी। तो इन दोनों का वेक्टर सम रूल कर लो। और इसके आगे हम पढ़ते हैं एक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है। तो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल यह होता है कि अपने पास दो सेम मैग्नीट्यूड के बट डिफरेंट चार्जेस के
चार्ज हैं, मतलब कि एक अपन के पास माइनस क्यू है, एक अपने के पास प्लस क्यू है, जिनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 2a है। ठीक, समझ में आया? जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a है। समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से तो ये समझ में आ रहा है। डाइपोल का मतलब क्या होता है, अपने पास दो चार्जेस हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन जो साइन है वो डिफरेंट है और उनके बीच में थोड़ा सा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो अपना डाइपोल में क्या है, माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, इनके बीच में 2a है। तो अब हमने बताना है कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अगर माइनस क्यू है, इनके बीच में डिस्टेंस 2a है और साथ में प्लस क्यू है, तो बताना है कि एक्सियल पॉइंट पर, मतलब कि इन दोनों जैसे एक्सिस की तरफ पड़े हैं, तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगी और कितनी होगी। तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही होगी और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ई एक्सियल कितनी होती है, 2kpr r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 2kpr r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो अभी आपको p नहीं पता क्या होता है, r नहीं पता क्या है, तो r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल। ठीक है ना, मिड ऑफ डाइपोल टिल द पॉइंट ऑफ p। तो यहाँ पर ये पॉइंट p है ना, आपको पता है डाइपोल के मिड से, डाइपोल जैसे यहाँ पर जो डिस्टेंस कितना था वो 2a था ना, डाइपोल की मिड से मतलब कि डिस्टेंस a, डाइपोल की मिड से डिस्टेंस लेकर जहाँ तक अपन ने देखना है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, वहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग r से डिनोट करते हैं। और p क्या होता है, मतलब p को हम डाइपोल मोमेंट बोल देते हैं और इसका सम क्या होता है, q इंटू डी। किसी भी एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज को दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, हम उसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और इसकी डायरेक्शन भी होती है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। समझ में आया, ये हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है डाइपोल मोमेंट। जैसे यहाँ पर माइनस क्यू पड़ा है, यहाँ पर प्लस क्यू पड़ा है, तो अगर उन्होंने पूछ लिया कि अपनी डाइपोल की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, तो एक्स एक्सिस की तरफ में है। क्यों? क्योंकि ये माइनस क्यू से प्लस माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? आर भी आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि जो माइनस क्यू और प्लस क्यू में जितना डिस्टेंस है उसके मिड से लेकर जहां हम लोगों ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वहां तक के डिस्टेंस को आर बोल देते हैं। और आपको पी भी समझ में आ गया, उसे हम डाइपोल मोमेंट बोल देते हैं। पी की वैल्यू क्या होती है, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू जो डाइपोल के बीच में डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को डाइपोल मोमेंट मिल जाता है। तो ई एक्सियल का फॉर्मूला भी पता लग गया। अब हमको ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला चाहिए। जो ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होता है तो मतलब कि उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर जो डाइपोल है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर बताना है कि उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, मतलब जो भी पॉइंट है हमने उसको आर मान लिया है कि अपना एक पॉइंट P है जो कि r डिस्टेंस पर है। तो हमें इक्वेटोरियल लाइन पर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो वहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होती है, kpr स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू उसका होल मतलब इंटू 3/2। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। ई इक्वेटोरियल कितना होता है, kpr स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट में 3/2। समझ में आ रहा है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होती है। समझ में आ रहा है। अगर तो हमें एक्सियल के लिए पूछा है कि एक्सियल की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ई एक्सियल की, वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी। और अगर हमने को पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्वेटोरियल लाइन में किस डायरेक्शन में होगी, तो वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होगी। मतलब कि अगर आपको मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ समझा दिया, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। अगर वो तो जिस डायरेक्शन में अपन लोगों का डाइपोल मोमेंट होगा, जिस डायरेक्शन में अपन का डाइपोल मोमेंट होगा उसी डायरेक्शन में ई एक्सियल होगी। और जिस डायरेक्शन में अपना डाइपोल मोमेंट होगा उसके ऑपोजिट मतलब कि 180 डिग्री में ई इक्वेटोरियल होगा। समझ में आ गया आपको? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जिस डायरेक्शन में अपन लोगों का
डाइपोल मूवमेंट होगा उसी डायरेक्शन में अपन लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सियल लाइन पर, और जिस डायरेक्शन में अपन लोगों का डाइपोल मूवमेंट होगा उसके ऑपोजिट 180 डिग्री पर, मतलब कि 180 डिग्री वहाँ से अपन का इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इक्वेटोरियल का हम लोगों को फॉर्मूला समझ में आ गया। तो अभी कई बार क्वेश्चन में क्या दिया होता है, अगर डाइपोल मोमेंट बहुत स्मॉल है, ठीक है ना, क्या है डाइपोल मोमेंट, सॉरी डाइपोल बहुत स्मॉल है, मतलब कि ये जो डाइपोल है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत 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 छोटा है आर से। मतलब कि जो अपन लोगों ने डाइपोल के बीच में डिस्टेंस कितना लिया था, वो 2a लिया था ना। उन्होंने पूछा कि डाइपोल में अगर जो डिस्टेंस है वो 2a बहुत 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 छोटा है, किससे, आर से, तो ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ई एक्सियल का फॉर्मूला 2kp/r³ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ए तो बहुत 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 छोटा है, तो ए को तो हम लोग निगलेक्ट कर देंगे ई एक्सियल के फॉर्मूले में। अगर ए को निगलेक्ट कर दिया तो ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2kpr/r4 बन जाएगा, जिससे 2kp/r³ आ जाएगा। और ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, kp/r³। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे आया। क्योंकि जो ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला था वो क्या था, kp/r² + a² ब्रैकेट में 3/2 था। तो a² का तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसको तो निगलेक्ट कर देंगे, तो अपना क्या बनेगा, kp/r², उसका 3/2, तो स्क्वायर के साथ 2 कट गया तो r³ बच गया, तो ई इक्वेटोरियल kp/r³ रह जाएगा। समझ में आया? तो अभी कुछ मतलब कि क्या होता है कि ये पूछ लेते हैं कि कई बार ना क्वेश्चन में क्या पूछ लेते हैं कि अपने पास जो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है ना, जो डाइपोल मोमेंट है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। मतलब कि ये देखिए जो डाइपोल है वो एक्स एक्सिस पर पड़ा है, -q + q, तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि एक रैंडम पॉइंट हमने P ले लिया, ठीक है ना, मतलब कि वो एक्सियल पर भी नहीं है और इक्वेटोरियल लाइन पर भी नहीं है, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी हमने पॉइंट P ले लिया, और वो जो पॉइंट है वो r डिस्टेंस पर है, मतलब कि मिड से जो अपना डाइपोल मोमेंट है, मतलब जो अपना डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसके मिड से जो पॉइंट P है वो डिस्टेंस r अपार्ट है। समझ में आ रहा है? इतना तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है। तो और जो वो पॉइंट P है, जब उसको हम जो डाइपोल है उसका जो मिड है उसके साथ अटैच करेंगे तो वो एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है ना। और जिसकी वजह से तो इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एंगल फाई बना रहा है पॉइंट P के साथ, ठीक है ना, वो एंगल फाई बना रहा है पॉइंट P के साथ। तो अपना फाई में और फाई में और थीटा में हमें रिलेशन बताइए। तो ये रिलेशन सीधा याद रखना है कि tan phi = ½ ऑफ tan थीटा होता है। मतलब ये जो tan phi है वो हाफ होता है tan थीटा के, ठीक है ना। आपको ये चीज़ याद रखनी है। मेरे आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अपना एक डाइपोल है -q + q, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a है। तो इन दोनों के बीच के मिड के बीच में से डिस्टेंस जो है वहाँ से लेकर एक पॉइंट P है जो कि रेंडमली कहीं पर भी पड़ा है, ना तो वो एक्सियल लाइन पर पड़ा है, ना वो इक्वेटोरियल लाइन पर पड़ा है, वो इन दोनों के बीच में कहीं भी पड़ा है। तो वो एंगल थीटा बना रहा है, किसके साथ, एक्सिस के साथ। और इस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एंगल फाई बना रही है पॉइंट P पर। तो एंगल फाई और एंगल थीटा में क्या रिलेशन होगा, तो जो tan phi होता है वो ½ ऑफ tan थीटा होता है। आपको ये याद रखना है। तो जैसे हमने ई एक्सियल पढ़ा है, मतलब कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इक्वेटोरियल लाइन पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वैसे ही हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा। मतलब कि यहाँ पर जो थीटा है वो मतलब कि ना तो वो एक्सियल है ना वो इक्वेटोरियल है, किसी भी पॉइंट पर किसी भी थीटा पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बतानी है तो इसका फॉर्मूला होता है kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। तो ये बहुत लंबी डेरिवेशंस करके आता होता है, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। tan phi = ½ ऑफ tan थीटा, ये आपको याद रखना है। ई एट सम एंगल
ई एट एंगल थीटा इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब, वो √1+3 cos स्क्वायर थीटा, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो अगर यहीं से मैं आपको ई एक्सेल और अगर ई इक्वेटोरियल निकाल कर दिखा दूँ तो आपको ये फॉर्मूला वैलिड लगेगा ना। तो ये देखिए, अगर हमने ई एक्सेल फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2kp/r³। मैं इस फॉर्मूले से आपको निकाल के दिखाऊं तो ये देखिए, अगर हमने ई एक्सेल फाइंड आउट करना होगा, मतलब इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, तो थीटा एंगल कितना हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। 1+3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। √4 कितना होता है, 2 होता है। तो अपना 2kp/r³ बन गया। और अगर मैं आपको इक्वेटोरियल निकाल के दिखाऊं, तो अपना अगर इस पॉइंट पर दिखाऊं, ठीक है ना, एक मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस पर, तो थीटा कितना होगा, 90 होगा। cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो 1+0 कितना होगा, 1 होगा। √1 कितना होता है, 1 होता है। तो इक्वेटोरियल अपना कितना आ गया, kp/r³ आ गया। अब तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया ना कि ये फॉर्मूला वैलिड है। तो आप ये फॉर्मूला याद रख लो, भले यहाँ से ही एक्सिलरी इक्वेटोरियल निकाल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसके लिए जो डाइपोल है वो स्मॉल होना चाहिए। अगर डाइपोल स्मॉल नहीं है तो अपने यही फॉर्मूलाज वैलिड हैं ई एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए। समझ में आ रहा है, तो अच्छे से याद रख लो। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दें कि ये जो डाइपोल में जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है और ई और एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो दोनों की सेम होती है। और अपनी इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 180 डिग्री मतलब अपोजिट होती है डाइपोल मोमेंट के, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड है, शॉर्ट डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r³ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आपको तो दिख ही रहा है, के भी कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, आर के साथ डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। और यह एक पॉइंट याद रखना कि एट एंगल tan थीटा इज इक्वल टू √2, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल मोमेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये आप एज इट इज़ याद रख लीजिए, ये सीधा नीट में क्वेश्चन आ जाता होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आया क्या है, एट एंगल एट tan थीटा √2, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल मोमेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये एंगल थीटा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और डाइपोल मोमेंट तो इस तरफ है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे अगर एंगल √2 है। समझ में आया। तो अभी मैं आपको डाइपोल के बेस्ड एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट r, नाउ इक्वेटोरियल एट डिस्टेंस 2r, ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ कि एक्सियल लाइन पर जब डिस्टेंस r है तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। तो अब हमने बताना है कि ई इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, मतलब कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी एट डिस्टेंस 2r, ठीक है ना। तो ई एक्सियल कितना आ गया, 2kp/r³ आ गया, क्योंकि ठीक है ना आपको ई एक्सियल का फॉर्मूला पता है 2kp/r³। इन्होंने क्या दिया है कि ई एक्सियल ई है, ठीक है ना, kp और डिस्टेंस कितना है r³, ठीक है ना। और उन्होंने पूछा है तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कोई दोनों में वो तो है ही नहीं, कोई मतलब थीटा में कोई डिफरेंस तो है नहीं, तो दोनों पॉजिटिव में है। तो इन्होंने पूछा ना हो ई इक्वेटोरियल, मतलब कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी एट डिस्टेंस 2r। तो ई इक्वेटोरियल हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, kp/r' का होल क्यूब। तो r' कितना दिया हुआ है, 2r, kp/r³, ठीक है ना। kp/r³ की वो कितनी है, वैल्यू कितनी है, e/2 है। तो इक्वेटोरियल कितना आ गया, e/2 × 8, e/16 आ गया। तो दोनों आपस में मतलब 180 डिग्री पर है। क्योंकि जब ई इक्वेटोरियल तो अपनी -x की तरफ है और ई एक्सियल अपना +x की तरफ है, तो दोनों में जो एंगल है वो 180 है, तो दोनों आपस में ऑपोजिट हैं। तो दोनों में साइन एक नेगेटिव की तरफ है, एक पॉजिटिव की तरफ है, पॉजिटिव x की तरफ है, एक नेगेटिव x की तरफ है। तो इक्वेटोरियल नेगेटिव आ जाएगा e/16। तो आपको मैं आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को ही आगे हम स्टडी करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।